कुछ भी की थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आर्मी एक्ट नहीं लगा हुआ उसके बाद आपके ऊपर। ये जो दो चीजें हैं, ये अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, आप आइए हमारे पास हमारे सेंटरों में, हम आपको थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। पॉइंट पीरियड ये होगी गवर्नमेंट नौकरी, सिविल नौकरी। और आखिरी चीज मैं आपसे बात करूंगा, किसी ना किसी तरीके से कोई अपना छोटा सा बिजनेस डेवलप कीजिए या एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल डेवलप कीजिए। जिससे हम लोगों ने अभी बातें कर रखी हैं वो है ओला टैक्सी, उबर टैक्सी। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मेड्रास, पुणे, हर जगह ड्राइवरों की मारकाट मची हुई है, ड्राइवर नहीं मिल रहे। बजाय कि आप 12-15 हज़ार की ड्राइविंग कीजिए, हमारा एग्रीमेंट है ओला और उबेर के साथ, आप आइए अपनी गाड़ी डालिए, ओला में फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी डालिए, गाड़ी भी वो लेके देंगे, और आपने कमाना कैसा वो भी हम आपको समझाएंगे। इस हॉल में आज नहीं बात करूंगा, लेकिन हाँ ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज है, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास आने लगी हैं। वो ये नहीं चाहती कि आप इंश्योरेंस बेचिए, वो बेचने वाले अलग आएंगे। वो चाहते हैं आप मार्केटिंग मैनेजर बन जाइए, आपके नीचे 20 बंदे होंगे, कैसे लाओगे, कैसे करोगे। और मैं टॉप कंपनीज की बातें कर रहा हूँ जिसमें बिरला, सन लाइफ और मैक्स शामिल है। और अभी तो एक कंपनी ऐसी आई है जिसने सिर्फ JCOR की वाइफ को लिया है और उन्हें बोला है कि आप सिर्फ जाकर के जो आपका फैमिली वेलफेयर सेंटर होता है उसमें जाके बताइए, और ये चीज पंजाब में चल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, आप आइए, अगर आएंगे तो हम आपको गाइड कर पाएंगे। जो मैं पहले कह रहा था कि रिटायरमेंट के बाद वर्दी उतरते ही हम फंस जाते हैं, करना क्या है, हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, आपको आगे रास्ता दिखाएंगे, करना आपने खुद है। कृपया करके ज्यादा टोपी वालों पर विश्वास मत कीजिएगा, कोई हमारे लिए जो करना है हमने अपने आप करना है। आप आइए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे इसके लिए। लास्ट चीज है, अभी मेरे पास एक और कंपनी आई है, इसका नाम है AH व्हीलर। AH व्हीलर वो है, ऑप्शन बड़े अच्छे से जानते होंगे, जब ट्रेन में चलते थे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम नॉवल या किताबें खरीदते थे, वो कोई स्टॉल लगता है, उसका नाम है AH व्हीलर, गोल सी स्टैम्प होती थी, हम नॉवल या मैगजीन खरीदते थे। ये कम से कम 100-150 साल पुरानी कंपनी है, पार्टीशन से पहले। इसका जो मालिक है, चेयरमैन, मेरे से मिलने के लिए आया और वो कहता है कि सर आजकल किताबों की सेल कम हो गई है, तो हमने रेलवे से सैंक्शन ले लिए कि आप किताब भी बेच सकते हैं, कुछ और कॉस्मेटिक या वैसा सामान भी रख सकते हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन सिविल पे थोड़ा विश्वास नहीं है, हम एक्स सर्विसमैन चाहते हैं। उनसे हमारा एग्रीमेंट होने वाला है, मैं इलाहाबाद जाऊँगा, अभी भी अवेलेबल है। पूना में कुछ JCOs ने ओके कर दिए, उसके तरीके। तो जो रेलवे स्टेशन के हॉकर या स्टॉल है वो आपको AH व्हीलर देगा, और उसकी इनकम 20-25 हज़ार से लेके कैलका, हावड़ा जैसी जगह के ऊपर 50-60-70 हज़ार तक है, जहाँ पे मेरे को ऑफिसर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद JCO और उनका लोड ले नहीं पाएगा, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह का चक्कर है। लेकिन मैं कोई भी चीज़, कोई भी काम आप लोग को ऐसा नहीं करने दूंगा या बताऊंगा जो मैं खुद ना करना चाहूँगा। मैं आपको सिर्फ उस जगह पे डालूंगा जहाँ पहले मैं अपनी खुद हाँ करूँगा, तब आप करोगे, वरना आप वो काम नहीं करोगे। इन सब बातों में आपकी मदद तभी कर सकता हूँ अगर आप हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जिससे कि हमारे SMS आपको पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। हर जवान को हर दूसरे महीने एक जॉब दूंगा ही दूंगा। और ये नहीं कि साहब मैं जजमेंट कहूँ तो भाई साहब मेरे SMS ना मिला, लेकिन मेरे पास मशीन है जो रिकॉर्ड कर दी है, मिला मेरे को, इस तारीख को इतने बजे मिला, ये मत बोलना। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है। आप आएंगे, हम आपको SMS करेंगे, तरीका करेंगे, बताएंगे, आपके टच में रहेंगे और गाइड करेंगे। किसी का कोई सवाल कुछ भी हो, इसके बाद मैं चाहूँगा वो सवाल आप मेरे सेंटरों में नोट में जाइए या मेरे से पूछिए। मैंने आपको जानबूझ के कोई पैम्फलेट या लीफलेट नहीं दिया, क्योंकि पैम्फलेट लीफलेट मिलते ही आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, बीच बीच में छोड़ के चले जाओगे। जो जरूरतमंद है वो लौट के मेरे पास आएगा, और मैं सिर्फ उसी से डील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जन साहब ने जो बातें बताई हैं उससे आप लोग समझ सकते हैं कि वेटरन्स इंडिया का प्रयास है कि जो संस्थाएँ वेटरन्स के काम आ सकती हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर सकती हैं। हमारी सोच है कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका उद्देश्य यही है कि जितने वेटरन्स हैं उनकी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है जब वो अर्ली रिटायरमेंट में आते हैं कि उनको कोई जॉब या रोजगार दिलाया जाए। अब मैं वेटरन्स इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ब्रिगेडियर RK शर्मा साहब, सेना मेडल, तो अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएँ और हमें संबोधित करें। ब्रिगेडियर RK शर्मा इज ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी विद वास्ट एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस। ही वॉज कमीशन्ड इन डोगरा रेजिमेंट इन 1973। ही इज एन एलुमनाई ऑफ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन। He distinguished himself as leader of troops in Valley,
with an award of Sena Medal Gallantry. He earned Chief of Army Staff Commendation Card twice for his high quality performance during earthquake in Latur and again while commanding a brigade in Jammu and Kashmir. He superannuated in 2008. He headed 8 Group US MD with distinction for 6 years. Presently, he is General Secretary of Veterans India. May I request Brigadier R.K. Sharma sir to kindly come on the stage and address us. Brigadier R.K. Sharma, let's give him a big hand, gentlemen. वेटरन्स इंडिया एक बड़ी संस्था बनती जा रही है। जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे भी कई बार ये चंबा होता है क्या हम ये अचीव कर सकते हैं कि नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, मैं जनरल छात्रा का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने हम सबको फौज हम सब के लिए क्या कर रही है उसके बारे में बताया। मेरा जो बोलने का मकसद है वो वेटरन्स इंडिया से ऐसे जुड़ा है, स्वाभिमान और सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह भी बोला गया, बाद में भी बोला गया कि आज लोग बोलते हैं कि फौजी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है। मैं इस चीज़ को नकारना चाहता हूँ। इसमें कई जगह हो सकता है कि हमारी खुद की कमियाँ हों, शायद हम खुद ही अपने आप को अपनी देखभाल नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि जब एक रिटायर होकर आते हैं, 3-4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है, मेरी पेंशन, मेरी हेल्थ और कैंटीन और या रहने की जगह। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमें उस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए जो राह हम चल के आए। अगर मैं 36 साल फौज में रह के आया हूँ, मैं उस चीज़ को देखना चाहूँगा, क्या मैं उस 36 साल में वापस जाऊँ, क्या किसी तरह से उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या जो सर्विस सोल्जर है, क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि एक सोल्जर के लिए क्या चाहिए, फिजिकल फिटनेस, उसको जवान होना चाहिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और सबसे अहमियत उसका जो मानसिकता है वो बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए। साइकोलॉजिकली वो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। सिलेक्शन जन का अधिकार है, उसकी ट्रेनिंग उसके ऑफिसर्स और जो एकेडमी है वो देती है, लेकिन उसको मानसिकता से सिक्योर करना, इसके बीच में हम लोग काफ़ी मदद कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम पहले सोचें हमारे आसपास के इलाके में कितने फौजी रहते हैं। हम सबको मालूम है फौजी जब फौज में है, नौकरीरत है, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या हम जो सर्विंग सोल्जर है हमारे आसपास के इलाके में जो रहता है, उसकी प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? ये चीज़ें अगर हम देख सकते हैं तो हम भी राष्ट्र के लिए काफ़ी हितकारी साबित हो सकते हैं। हमारा मुद्दा वेटरन्स इंडिया का वेलफेयर के ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जहाँ जहाँ हो चुका इंडिविजुअल केसेस जो है उनको बाखूबी सॉल्व किया है। एक विडो नैनीताल में उनकी प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टी की। मिस्टर मिश्रा ने वहाँ के डीसी को टेलीफोन किया, 2 दिन के अंदर उनकी प्रॉपर्टी जो ऐसे ही जा रही थी वो उनको बहाल हो गई। हमारे बीच में उसूला जी बैठी हैं,
इनके पति 91 से लापता है। 42 रॉकेट रेजिमेंट में कार्यरत थे, छुट्टी से वापस आए, यूनिट नहीं पहुंच पाए, यूनिट ने डिजर्टर करके उनको डिसमिस कर दिया। हमें पता चला उड़ीसा से, हमें पता चला झारखंड से, हमने उसको केस को टेकअप किया। आरटी डायरेक्टर DGRT ने उनके लिए थोड़ा मंथली बांध दिया है और कोशिश है कि उसकी हम और भी आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही एक हमारे वेटरन 84 ईयर्स में एक्सपायर कर गए, लेकिन वाइल इन सर्विस और आफ्टर सर्विस उन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं किया था, उनकी फैमिली को कोई पेंशन नहीं मिली। हमने उस चीज़ का मुद्दा उठाया और मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ, जिनको पेंशन पिछले 3 साल से नहीं मिली थी, उनका न्यू PPO अभी जारी हो गया है और उस लेडी को पेंशन मिलना शुरू हो गया है। हम ये काम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो डेटा है स्पेसिफिक है, जो चीज़ हम टेकअप करें वो स्पेसिफिक है, और जिस चीज़ को भी करना चाहे उसके लिए हमारा बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी आए, हम उस चीज़ को बखूबी आगे लेके जाएं। इतना लोग देख के, इतने वेटरन देख के मेरा सीना गर्व से बढ़ जा रहा है। इतने इतने महानुभाव मैंने मिले, आज मैं कल तारा से मिला, ब्रिटिश साहब से मिला, इतने डेकोरेटेड सोल्जर हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे हम मार्गदर्शन करेंगे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे, यही मेरा मानना है। और मैं ये समझता हूँ कि वेटरन्स इंडिया जिस मकसद से शुरू है, यूथ को साथ में लेके जाना, और जिस तरह से कर्मनिष्ठता के साथ आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में वेटरन्स इंडिया बहुत बहुत बड़ा कार्य करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू बलदेव शर्मा सर। वेटरन्स इंडिया सही मायने में एक ऐसा संगठन बनता जा रहा है जो ना सिर्फ वेटरन्स के लिए पर देश के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे और उसके लिए समर्पित है। दूसरा, लंच के बाद भी जो बाहर से आए हुए वेटरन्स इंडिया के पदाधिकारी हैं, हमारा अपना इंटरनल सेमिनार जारी रहेगा। जो बाहर से आए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट और बाकी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड विल कंटिन्यू आवर प्रोग्राम एंड इंटरनल discussions about expansion of the organization and things like that as per the agenda sent by you. Also, मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि कल सुबह जो प्रोग्राम है वो 9 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल डॉक्टर PK सिंह, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट, वो सुबह सही 9 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो हमारे बीच में है, सिर्फ 1 घंटे का समय बिता पाएंगे। 10 बजे उनको इधर से जाना ही जाना है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके कल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज की तरह आकर इस वेटरन्स इंडिया कन्वेंशन और सेमिनार को सक्सेसफुल बनाएं। अभी मैं बैक्स ऑफ डोनर को बताते हैं, आइए प्लीज। My dear divine friends, I want to share something. My focus is education, adopting the children of all veterans, grandchildren of all the veterans. I have made a website. My website has gone viral. It has about 28 blogs which concern children, which concern college students, which concern every seeker of truth. I have been on the website, got comments that you should put a button so that we can donate. So far, more than 1 lakh Europeans have seen it who are seekers of truth. So I will request Colonel Sharma and take his permission that I will put our website of Veterans India
and their account number so that those who are interested to give any donation based on reading the website blogs, they can do the donation directly to the account of the Veterans India. That is one, because fundraising is a very big challenge. And I found that the spiritual approach to fundraising was the most simple. Laptop was blessed to me only 3 years ago, and I made the website. It was seen by a senior journalist from Belgium who connected me to a great writer, author from US in Dallas. They have approached me to connect their book onto my website so that their book can get marketed, and for that they will give us about 10% of the cost of the book from Amazon. The book is about $60, and that book will be sold through my website. That has been the blessings and love of all of you, which I got during my last meeting on 17th October that I enjoyed with you. My aim was that any student trying for IAS, trying for defense services, trying for any central services, defense services, if he goes through that website only once, he writes those blogs with his own hand, I guarantee that his success is guaranteed. This is what I wanted to share with you all. The website can be seen on Google. If you write my name, Ajit Singh Mac, the website will come up and you can then open the website and have a look. This is for the children. I have adopted 4 schools, government schools in Indore. I have interacted with about 7,000 students, college students, university students, MBA students, and the feedback has been so wonderful. जो बच्चे मेरी वेबसाइट को एक बार पढ़ लेते हैं, they feel confident about themselves. जो भी उन्होंने जीवन में निश्चय किया है, जो भी किया है, they will definitely feel confident that they will succeed in life. This is what the message I wanted to share with you all. Thank you so much for having given me so much time. Sharma sir, I am so grateful to you. आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि जो वेटरन्स इंडिया का जो कोई भी आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो लिंक veteransIndia.com पर अभी भी फंक्शनल है, लेकिन हमने आज तक कोई फंड रेजिंग नहीं किया, हमने किसी से पैसा नहीं मांगा है। अभी तक हमारे स्वयं के जो एक्टिव मेंबर हैं वो 1100 रुपये हर महीने देकर इस संस्था को चला रहे हैं। आने वाले समय में जैसे इसका स्वरूप बढ़ता जाएगा, फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, कोई भी काम बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता है। तो आप veteransIndia.com पर जा सकते हैं, आप वहाँ पर 30 सेकंड के अंदर अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। इतना सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। और पॉपुलर डिमांड, एक चीज़ होती है ना पॉपुलर डिमांड ये आई है कि जन दीपक सापरा साहब से कुछ वेटरन्स कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं जो उन्हें नौकरी में या रोजगार दिलाने में मदद करेगी, तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरे को बोला गया कि सर कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए हमारे को। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, मुझे पकड़ लिया गया। हाँ जी, पूछिए। आप ये बताइए, आप बताएंगे कि एक रैंक एक पेंशन क्या होती है, बताइए सर। इसका जवाब कल सवेरे 9 बजे जनरल वीके सिंह साहब आएंगे, वो देंगे, मैं उनको बता दूंगा, आपको जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये AWP सर आप ना देखिए सर इसका आई थिंक आई सॉ सर सबजीत संजय हियर, सर यू आर हियर, सर प्लीज रेज योर हैंड सर। ओहो सर, मैं ये क्वेश्चन के जवाब देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, प्लीज। हमारे लिए एक सिपाही के लिए सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई ड्यूटी नहीं होती। आपका क्वेश्चन ये है कि एक सिपाही नहीं, आप वहीं से कि आपको सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, अब हो गया, मैंने सुन लिया क्वेश्चन, अब आप बैठ जाइए। आप बैठिए, मैंने क्वेश्चन समझ लिया आपका। हाँ बैठिए, वेरी गुड, हाँ बैठ जाइए। बताओ, डट ले। अच्छा, ये आप धरना अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके लिए सिर्फ सिक्योरिटी में जॉब है। आपके लिए जॉब 160 सेक्टर है।
मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ड्राइवरों की कमी है, आप आइए तो सही, मिलेगा कहीं ना कहीं। ये आपकी सोच है, आप इस सोच से बाहर निकल जाइए। अगला क्वेश्चन। हाँ यस यस, उसके प्रवधान और विशेष रूप से बताने की कृपा करें। अच्छा, ऐसा है, अगर आपको थोड़ा भी इंटरनेट के बारे में ज्ञान है तो आप नेट पे गूगल के ऊपर NSDC लिखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद उसमें डिटेल आनी शुरू होगी कि स्किल सेक्टर क्या होता है। स्किल सेक्टर होता है जैसे रिटेल मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने 40 सेक्टर बनाए हैं। हर सेक्टर के नीचे एक ट्रेनिंग पार्टनर है। तो जैसे मान लीजिए दीपक सप्रा ट्रेनिंग पार्टनर है, मेरा ऑफिस जो है वो पूना में है, लेकिन मैं रिटेल मार्केटिंग के बारे में पूरी इंडिया के लोग चाहता हूँ ट्रेन करना। तो मेरे जो सेंटर है, हर गांव हर शहर में 2-2 सेंटर होंगे। सेंटर कुछ भी नहीं है, किसी भी स्कूल की बिल्डिंग होगी या फर्स्ट फ्लोर है, उनका लिखा हुआ है कितने स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। उस जगह पे आप ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं दीपक सप्रा इंस्टीट्यूट पूना के साथ मिलकर। जितने लोगों को आप ट्रेनिंग देंगे उसका पैसा बंधा हुआ है, इतने लोगों को ट्रेनिंग देने में इतना पैसा आपको मिलेगा, इतना ट्रेनिंग पार्टनर को मिलेगा। ये पूरा उसमें इलाबोरेट किया हुआ है। किसी भी स्किलिंग सेंटर, किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर के पास जाइए, वो आपको डिटेल में बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पारामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, CRP, BSF, CISF वगैरह वगैरह में एक्स सर्विसमैन की भर्ती करते हैं। एक 18-20 साल के लड़के के साथ एक 35-40 साल वाले हवलदार को दौड़वा कर उसके बराबर फिजिकल टेस्ट पास करना, ये इम्पॉसिबल है। कोटा कैसे पूरा होगा? और मोस्टली एक्स सर्विसमैन हवलदार रिटायर्ड होते हैं, नाई सुधार रिटायर्ड होता है, उन सबको सिपाही देते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। उसको कम से कम हवलदार भर्ती किया जाए और 18-20 साल वाले शुक्रिया, शुक्रिया, फिजिकल फिटनेस उसकी नहीं हो। शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि ये पॉलिसी कम से कम 15-20 साल से लड़ाई चल रही है। इसको हम बोलते हैं लैटरल मूवमेंट, कि आर्मी से रिटायर हुआ तो BSF CRPF ले लेगा। उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम है। हमारा बंदा 35 में रिटायर होता है, उनका 22 का है, रैंक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। ये पॉइंट AG की तरफ से ऑलरेडी चल रहा है। इतना आसान नहीं कि हमने बोला उन्होंने मान लिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हमको अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने जवान को लगाना है, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर DSC की बटालियन और बढ़ाई जाएंगी। तीसरी बात, हो सकता है, ये मैं पॉलिसी नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले दिनों में NCC बटालियन में एक्स सर्विसमैन लिए जाएंगे एज ए इंस्ट्रक्टर। तो जितनी NCC बटालियन है उसमें कुछ ना कुछ लोग एक्स सर्विसमैन इंस्ट्रक्टर ले लिए जाएंगे, पूरे तौर पे नहीं। मान लीजिए 10 है तो 10 के अंदर से 8 सर्विस वाले, 2 वो वाले, ऐसा कुछ प्रोसीजर चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा है। हो, थैंक यू, शुक्रिया। और एक बड़ा बस एक आदमी बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, हम कहते हैं कि दूसरी कंपनियां फौजियों को नौकरी दे, और जिसकी जिम्मेदारी है यदि कैटेगरी B, कैटेगरी C, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट उसको मिल्क दूध के लिए फिट नहीं मांगता, सब्जी की दुकान के लिए फिट नहीं मांगता, मैं दूसरे से क्या उम्मीद करूंगा? मैं जवाब देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि DGR अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन मैंने आपका पॉइंट ले लिया, मैं उन तक कन्वे कर दूंगा। ये क्योंकि मेरे चार्टर में नहीं है, इसका आंसर यस नो में मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपका पॉइंट उनको कन्वे कर दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पे कमीशन में रिकमेंडेशन था कि जब जवान जल्दी छोड़ता है नौकरी, उसको इक्विवेलेंट लैटरल एम्प्लॉयमेंट इन सिविलियन गवर्नमेंट जॉब्स दी जाए। हुआ क्या? वेटरन्स इंडिया कोई एक्शन कर रही है कि ऐसा इम्प्लीमेंटेशन सरकार करे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिगेडियर साहब से इस बात का जवाब दें। स्पेशली जैसे इवन फुल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CRPF हो गया, पुलिस फोर्सेस हैं। पॉइंट है, अंडरस्टूड। सबसे पहले तो जो लेटरल एडॉप्शन ये है, उनकी एक प्री कंडीशन है कि जो आपने ग्रेजुएटी लिया है और जो लिया है, अगर आपको सीनियरिटी लेनी है तो जो आपने रिटायरमेंट बेनिफिट लिया उसको वापस करना पड़ता है, एक ऐसी कंडीशन। दूसरा जो आपका सवाल है उसके बारे में हम डेटा इकट्ठा करके लेंगे। ये पहली बार ही हमारे पास आया। डेफिनेटली वी विल कलेक्ट दिस डेटा एंड टेक इट अप।
अच्छा, ये अगर नौकरी से संबंधित क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। किस जगह पर किस बात को उठाना है, किस जगह पर किस बात को उठाना है। वेटरन्स इंडिया OROP के लिए और इस कमीशन के लिए, उस कमीशन के लिए जो सुझाव आए हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन वेटरन्स इंडिया का जो अपना उद्देश्य है वो तो भूल गए आप लोग, फिर मांगना शुरू कर दिया। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। हमारा उद्देश्य, हमारा संगठन फिर से देने के लिए है, देश को फिर से देने के लिए है। मैम, अगर आप हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो वेटरन्स इंडिया से मत जुड़िए। बिल्कुल सहमत नहीं है आप, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अपना हक के लिए जो होगा इंडिविजुअल का, नहीं मांगो मांगो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। हमें सर्विस नहीं चाहिए। ओके, मैं ये प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना प्लीज प्रस्थान कीजिए। और जो कोई भी यहाँ पे आया है उसको वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव मानना होगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे बंदर बजा नहीं करें, कृपा करके आप लोग बंदर बजा नहीं करें। आप लोग सभी अपने अपने कुर्सी पे जा करके बैठे पहले। एक सेकेंड शांत। बहुत लोग बहुत अभी you all are disciplined person and please understand the objectives of Veterans India. जरा जीडी बख्शी साहब कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट प्लीज can I request my friends and my brothers and sisters here, please settle down, kindly give me a hand for a minute. Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज सेटल डाउन। हम लोग कुछ वजाहत को लेकर चिंतित थे और वो देश के स्तर की चीजें थी। मैंने बताया कि जो सीरिया में आज हो रहा है वो 2 यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। इस नेशनल मुद्दे को लेकर कि हमारे देश में जो ये बच्चों के अंदर फैलाया जा रहा है देशद्रोह की भावना, उसके बारे में हमने चिंता व्यक्त करते हुए ये वेटरन्स इंडिया मूवमेंट को इनिशिएटिव लिया था। इस वक्त मैं समझता हूँ माहौल ये है कि हम इस मुद्दे पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो वेटरन्स इंडिया भी करना चाहती है। बाकी मुद्दों पे बहुत सारी हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बड़ा काबिल योगदान दे रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना काम करती रहेंगी। ये मुद्दा अगर उसके साथ जोड़ा जाए तो बिल्कुल ही और रंग दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि देशभक्ति की जज्बात जगाने के लिए हम साल में 4 बार जो है प्राइड परेड, पराक्रम परेड करना चाहते हैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ। जब राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है तो अपनी निजी बात नहीं की जाती। कई और संस्थाएं हैं हमारी जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुझे जो इसके जो पहलू है उनसे बड़ी अच्छी तरह से परिचित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें योगदान देते रहे। ये हम कुछ हट के बात कर रहे हैं। अगर हम ये 2 चीजें जोड़ेंगे तो गलत संकेत जाएगा। अगर हम ये 2 चीजें जोड़ें तो गलत संकेत जाएगा। प्लीज हमारी बात सुनिए। पहले ग्रास रूट्स मूवमेंट, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की जज्बात
हम लोग प्लीज उसके ऊपर तवज्जो दें जो हमारे फौजियों का लाइट मोटिव है, जो हमारे फौजियों की पहचान, और आज इसकी जरूरत है। प्लीज, एज एन इंडियन आई एम कंसर्न, एज एन इंडियन आई एम कंसर्न। अगर जेएनयू में नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अगर बुरहान वानी के पहले नारे जम्मू कश्मीर में नहीं